Okay, good evening, students. I hope everyone is doing fine. Yes? All right. So, last time we have completed our chapter. Everybody is aware, right? Last time हमने कौन सा chapter complete किया था? Anyone? Last time हमने एक chapter complete किया था. कौन सा chapter complete किया था, students? Yes? No one knows. किसी को भी पता नहीं है. और आज इतने कम अटेंडेंस क्यों है? आयुष, विशाल, वेदांत एंड आयुष. Yes, students? Yes, we have completed current electricity. Okay. I hope उस chapter में किसी को कोई doubt नहीं है. All the concepts are clear. Yes, no doubt. Okay. So we are going to start with new chapter today. Okay. This new chapter we are going to start, and the chapter's name I'll tell you. But before telling you the chapter's name, I would like to ask you few things. Now, students, you know the matter, okay, is something which is occupying space. बराबर. जो भी चीज जगह बना लेती है उसे हम मैटर बोलते हैं. अब ये जो मैटर है इसके कुछ स्टेजेस होते हैं, इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, इसके कोई प्रॉपर्टीज होते हैं. तो डिपेंडिंग ऑन द कॉम्पोजिशन ऑफ द मैटर, मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे होता है स्टूडेंट्स, कोई बताएगा कैसे होता है? हाउ इज मैटर क्लासिफाइड? डिपेंडिंग ऑन द कॉम्पोजिशन ऑफ द मैटर, मैटर के अंदर जो चीजें प्रेजेंट होती है, जो कॉम्पोजिशन होती है, उसके हिसाब से मैटर कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड होता है? कोई बता सकता है स्टूडेंट्स? यस, कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड होगा मैटर? क्विकली क्विकली फास्ट. स्टूडेंट्स 4 ही जन हैं, 4 जन में कोई आंसर नहीं कर रहा है. वेरी बैड. यस, नोबडी. आज पढ़ने का मूड नहीं है क्या किसी का? यस, मिक्सचर. वेरी गुड आयुष. आयुष गोया जी हैज रिटन मिक्सचर. बाकी के दो, मिक्सचर के अलावा और क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? यस, मिक्सचर के अलावा और क्या हो सकता है? स्मॉल पार्टिकल्स. ओके, स्मॉल पार्टिकल. मिक्सचर जो होता है उसके जो बाकी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? मिक्सचर क्या होता है? जब दोनों चीजों को मिला देते हैं या दो से ज्यादा चीजों को मिला देते हैं विदाउट डेफिनेट प्रपोर्शन. ओके, कोई भी मात्रा में हम उसको मिला देते हैं. हाँ, तो अभी स्टूडेंट्स, वन मोमेंट, प्लीज होल्ड ऑन. या तो मिक्सचर के अलावा जो एक ही कंपोनेंट होती है, वन मोमेंट स्टूडेंट्स, जस्ट अ मोमेंट. ओके, सो मिक्सचर के अलावा और क्या हो सकता है? फ्लोर का तो आपने एग्जाम्पल दे दिया. मिक्सचर के अलावा और दो होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स, और फिर मिक्सचर की बारी आती है. ठीक है. एलिमेंट्स आर समथिंग विच आर ऑफ देयर ओन काइंड, जो अपने खुद ही के काइंड वाले चीजों से बनाए जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. ओके, इन सारी चीजों को हम एलिमेंट्स बोलते हैं. कंपाउंड्स क्या होते हैं? वाटर इज अ कंपाउंड. वाई वाटर इज कंपाउंड? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की मात्रा सेम है. अगर आप 10 लीटर पानी लोगे तो भी उसका केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होगा. अगर आप 5 लीटर पानी लोगे तो भी उसका केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होगा. अगर आप पूरा समंदर ले लो, उसके अंदर भी पानी वही रहेगा और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी वही रहेगा. तो इसे हम बोलते हैं कंपाउंड. और मिक्सचर क्या होते हैं? जिनका कोई प्रोपोर्शन ही नहीं होता है. ओके, उसे कोई भी मात्रा में स्टूडेंट्स मिला दीजिए, वो हो गए आपके मिक्सचर, है ना. सो ये सारी 3 अलग अलग चीजें होती है.
तो हमारे चैप्टर का उद्देश्य क्या है, इन सारी चीजों का, ठीक है, इन सारी चीजों का हमें अलग अलग लॉज के जरिए मेजरमेंट करना है। ओके, तो कोई गेस कर सकता है कौन सा टॉपिक चलाने वाले हैं हम, या कौन सा टॉपिक बढ़ाने वाले हैं जिसे हमें मेजर करना है? एनी गेसेस स्टूडेंट्स बिफोर आई शेयर माय स्क्रीन? हम उसको अलग अलग लॉज के जरिए, अलग अलग केमिकल फॉर्मूलाज के जरिए, केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज के जरिए पढ़ने वाले हैं। एनी गेसेस स्टूडेंट्स? Yes, very good. We are going to start with our new chapter that is called as measurement of matter. Okay, जिसे हम measurement of matter के नाम से पढ़ेंगे। अब ये measurement of matter क्या होता है? ओके, कोई भी मैटर को मेजर करने के अलग अलग तरीके होते हैं उसके कॉम्पोजिशन के हिसाब से। ओके, तो इसमें क्या होता है, हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में कुछ पढ़ा था कि कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं। इनफैक्ट कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं जिनका एक फिक्स प्रपोर्शन होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको वाटर का एग्जाम्पल दिया। So we have also learned that an important principle of Dalton's atomic theory is that molecules of compound are formed by joining atoms of different elements. तो हमने क्या पढ़ा था कि अलग अलग मॉलिक्यूल जो होते हैं कंपाउंड्स के स्टूडेंट्स, वो कैसे बनते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स को ज्वाइन करके उनको जोड़ के बनते हैं। ठीक है, सो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, अभी हम लॉज के बारे में पढ़ेंगे, किसने, कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था ये अलग अलग लॉज को फॉर्म करने के लिए। क्या सभी स्टूडेंट्स को मेरी टेक्स्ट बुक दिखाई पड़ रही है अच्छे से, क्लियर? किसी को ब्लर दिख रही है या छोटा दिख रहा है, ऐसे कुछ क्लियर दिखाई पड़ रही है स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? यस, ओके ग्रेट। और इतने कम स्टूडेंट्स क्यों है आज? सिर्फ 4 ही जन क्यों है, बाकी के कहाँ गए? कादम्बरी कहाँ है? यस स्टूडेंट्स, एनी न्यूज? ओके, नो आइडिया, डोंट नो, ऑल राइट, ठीक है ठीक है। So laws of chemical combination, the composition of substances changes during the chemical change. Okay, जब chemical change होता है स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है कि उसके अंदर का जो composition होता है वो change हो जाता है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपकी सब्जी का, ओके, भाजी। जेव्हा भाजी चिरता ना, तुम्ही पाहतात ना, जेव्हा कच्चे टोमॅटोज असतात किंवा कच्ची मेथी असते, ती कशी दिसते, त्याच्यानंतर मेथी आणि टोमॅटोला मिक्स करून जेव्हा भाजी बनवतो तेव्हा त्याचे सगळे कॉम्पोनेंट्स चेंज होतात, बरोबर की नहीं, है ना? जब उसके सारे कॉम्पोनेंट्स चेंज हो जाते हैं, वरना कच्चा टोमेटो या कच्चा मेथी ले लो, वो कैसे दिखते हैं? तो क्या आपको वो चेंज होने के बाद, भाजी बनाने के बाद, आपको वापस आपका मेथी और टोमेटो रिटर्न मिल पाएगा जैसा है वैसा रॉ फॉर्म में? नहीं मिलेगा, राइट? नहीं मिलेगा। उसी चेंज को हम केमिकल चेंज बोलते हैं। केमिकल चेंज में स्टूडेंट्स कुछ चेंजेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल मतलब दोबारा से हमें ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं मिल पाता है। तो अभी इसका फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, ये सारे फंडामेंटल जो एक्सपेरिमेंट है, हर एक के एक्सपेरिमेंट्स थे, ये अलग अलग साइंटिस्ट ने 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में परफॉर्म कर लिए थे। और ये करते वक्त they measured accurately the substances used and formed. Okay, तो इन सारी चीजों को करते वक्त साइंटिस्ट लोगों ने अच्छे से सब्सटेंसेस को, जिनको यूज किया था, जो जो सब्सटेंसेस को, ये जो जो केमिकल पकड़ लो, ये जो जो एलिमेंट्स पकड़ लो, इन जिन सारी चीजों को इस्तेमाल किया था, उन सारी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से मेजर कर लिया था। ठीक है, उसके बाद साइंटिस्ट डेल्टन, थॉमसन और रुदरफोर्ड स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलग अलग सब्सटेंसेस के स्ट्रक्चर को स्टडी किया बहुत अच्छे से। डेल्टन ने, थॉमसन ने, रुदरफोर्ड ने, ठीक है, इनके सारे सब्सटेंस को स्टडी करने के बाद उनसे एटम की जो कॉन्सेप्ट थी उसको और भी क्लियर कर दी। ठीक है, एटम एंड दस डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और उसमें उन्होंने क्या दिखाया, एटम का जो डेफिनेशन था वो उन्होंने क्लियर कर दिया तीनों ने भी, पर उन्होंने जो ये दिखाया कि ये जो लॉ होते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के, वो कौन सी चीजों पे बेस्ड होते हैं, एटम के कौन से हिस्से में केमिकल कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, एटम कौन से हिस्से एटम के अंडर को मतलब
वो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के प्रोसेस में. So scientists could then write the molecular formulae of various compounds on the basis of Dalton's atomic theory and laws of chemical combination. उसके बाद साइंटिस्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूले अलग अलग कंपाउंड के लिख पाए. ठीक है, कौन सी थ्योरी सपोर्ट में ली उन्होंने? डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी सपोर्ट में ली और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. केमिकल जब कंबाइन होते हैं तो कौन कौन से लॉ फॉलो करते हैं. ओके एक तो सबसे बेसिक लॉ है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था पहले, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके जब भी आपका केमिकल कॉम्बिनेशन होता है स्टूडेंट्स, तो वो टाइम पे आपका एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है. आप सभी को पता है एनर्जी का लॉ. एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एंटायर यूनिवर्स विल रिमेन कॉन्स्टेंट. ये 3 लॉज होते हैं एनर्जी के, पता है सभी को? एवरीबडी इज फेमिलियर, सभी को याद है ये तीनों लॉज? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. पूरा अमाउंट जो होता है एनर्जी का यूनिवर्स में वो सेम रहता है. एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा लो, मैकेनिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा लो, है ना. तो इस तरह से एक तो वो रहा, ये जो है कि हमें केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तभी भी एनर्जी रिलीज होती है. ओके तभी भी एनर्जी यूज होती है, यहाँ पे रिलीज भी होती है, यूज भी होती है. हियर वी शैल वेरीफाई द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मीन्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूले. लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, अलग अलग चीजों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन है वो कौन से प्रोसेस को अच्छे से फॉलो कर सकता है. यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 एक्टिविटी दी गई है आपके टेक्स्ट बुक में, जिसमें हमको अपैरेटस की जरूरत होगी, कोनिकल फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब, बैलेंस एक्सेट्रा. बैलेंस मतलब वेइंग बैलेंस. ओके और जो केमिकल हमें लगेंगे वो है कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, तो इन सारी चीजों को मिला के हम एक्टिविटी फर्स्ट में देखते हैं. यहाँ पे बताया गया है कि हमको 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड लेना है बड़े वाले कोनिकल फ्लास्क में, और उसमें 18 ग्राम पानी मिला देना है. ठीक है, उसके बाद हमें ऑब्जर्वेशन करना है कि दोनों में क्या होता है. अब जब दोनों में ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमें मास सब्सटेंस जो बनेगा, दोनों को मिला के जो सब्सटेंस बनेगा उसका मास मेजर करना है, और दोनों में सिमिलैरिटी क्या है या डिफरेंस क्या है वो हमें यहाँ पे इन्फरेंस में लिखना है. ठीक है, दूसरी एक्टिविटी जो है उसमें क्या करना है, कैल्शियम क्लोराइड का, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड था, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, उसे कोनिकल फ्लास्क में ले लेना है, और इस सोल्यूशन में सोडियम सल्फेट को टेस्ट ट्यूब के जरिए मिला देना है. ठीक है, अब क्या करना है, टाई अ थ्रेड टू द टेस्ट ट्यूब एंड इंसर्ट इन द कोनिकल फ्लास्क. हमको टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट लेना है अलग से, और कोनिकल फ्लास्क में हमको कैल्शियम क्लोराइड लेना है अलग से. इस टेस्ट ट्यूब को ना हमें टेस्ट ट्यूब के साथ ही थ्रेड के जरिए हमें कोनिकल फ्लास्क के अंदर टेस्ट ट्यूब छोड़ देनी है जिसमें सोडियम सल्फेट है. ओके उसके बाद सील द कोनिकल फ्लास्क विथ एयर टाइट रबर कॉक. हमको एयर टाइट रबर कॉक के साथ उसको सील कर देनी है. तो कुछ इस तरह से रहेगी हमारी, ये सपोज आप समझ लो ये आपका कोनिकल फ्लास्क है ऐसे कुछ. ठीक है, इसके अंदर आपकी एक टेस्ट ट्यूब रख दी गई है अपने सोडियम सल्फेट के साथ बनी हुई इस तरह से. ओके और यहाँ पे आपने रबर कॉक से इसको सील कर दिया मस्त से. और यहाँ पे थ्रेड जो था टेस्ट ट्यूब का उसको बाहर रख दिया ताकि आप उसको अच्छे से खींच पाओ. नाउ वे द कोनिकल फ्लास्क यूजिंग बैलेंस. Now tilt the conical flask so that solution in the test tube gets poured in the conical flask. Okay, पहले इसका वेट ले लो दोनों को मिला के, इसको वेइंग बैलेंस पे वे किया. इसके बाद हमें क्या करना है, कोनिकल फ्लास्क को थोड़ा सा टिल्ट कर देना है. ठीक है, इस कोनिकल फ्लास्क को हम टिल्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर की जो टेस्ट ट्यूब है उसका जो सोल्यूशन है वो कोनिकल फ्लास्क के अंदर गिर जाएगा. ओके ये दोनों मिक्स हो जाएंगे. यहाँ पे मिक्स होने से पहले वे करना है दोनों को मिला के, और मिक्स होने के बाद वे करना है. ठीक है, नाउ वे द कोनिकल फ्लास्क अगेन, दोबारा से इसे वे करना है. तो हमें यहाँ पे जो ये देखिए इस तरीके से. ओके कैन यू ऑल सी हियर एवरीबॉडी, इज इट विजिबल? तो आपका यहाँ पे मैटर चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स. ठीक है, ओके यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका मैटर चेंज हो जाएगा. कैल्शियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन है
उसके अंदर आपका सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन, इसको वे कर दिया, वे कितना आया 300.23 ग्राम। ओके, इसके बाद आपने उसको टिल्ट करके दोबारा से वे कर दिया, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया सोल्यूशन का, लेकिन इसका वे देखो यहाँ पे वैसे ही रह गया है। भले आप उसको सेपरेटली वे करो या दोनों को मिला के वे करो, आपका कॉम्बिनेशन यहाँ पे चेंज नहीं होता है। इससे हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, इससे हमने वेरीफाई किया है लॉ को, केमिकल कॉम्बिनेशन का। केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ जो है वो वेरीफाई हमने यहाँ पे करने के बाद हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर डिराइव किया। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या बोलता है कि आपका रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट वाला साइड है, ये सपोज आपका रिएक्टेंट वाला साइड है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट वाला साइड। ये आपका प्रोडक्ट वाला साइड हो गया, यहाँ पे रिएक्शन बन गया ना, तो इससे आपको मिल गया इक्वल टू प्रोडक्ट। समझ आ गया एवरीवन? इजी टू अंडरस्टैंड। हम टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं क्या दिया है। ठीक है, okay, so in above activities the mass of original matter and mass of the matter newly formed as a result of chemical change are equal। एक तो उसका ओरिजिनल मास और न्यूली फॉर्म मैटर का मास, ओरिजिनल और नया वाला, इन दोनों का मास इक्वल रह गया। ठीक है, इन 1785 the French scientist Antoine Lavoisier inferred from his research that there is no rise or drop in the weight of matter during the chemical reaction। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। एंटोनी लेवोसियर ने क्या बताया था कि देयर इज नो राइज और ड्रॉप। ओके, कौन से साल में बताया था? 1785 में बताया था फ्रेंच साइंटिस्ट ने। कि फ्रेंच साइंटिस्ट का नाम क्या है? एंटोनी लेवोसियर। ओके, लेवोसियर ने क्या बताया था कि देयर इज नो राइज और ड्रॉप इन द वेट ऑफ मैटर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। जब ये केमिकल रिएक्शन होता है तो इसमें मैटर का ना क्वांटिटी बढ़ता है ना क्वांटिटी घटता है। इन केमिकल रिएक्शन द टोटल वेट ऑफ रिएक्टेंट इज सेम एज द टोटल वेट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म। ये आपको ध्यान में रखना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? इसीलिए इसका नाम कंजर्वेशन ऑफ मास है, क्योंकि इसका जो कंजर्वेशन ऑफ मैटर है। ओके, क्यों होता मैटर लिखा है? क्योंकि आपका रिएक्टेंट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द प्रोडक्ट। सभी को समझ आया एवरीबडी? सॉरी, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है, मास नहीं। ठीक है, तो मैटर में क्या बताते हैं? आप रिएक्टेंट ले लो या प्रोडक्ट ले लो, दोनों के बीच में उनका वेट सेम रहेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। एवरीबडी अंडरस्टूड? आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर यहां से स्टार्ट होता है। इन केमिकल रिएक्शन the total weight of reactant is same as the total weight of products formed due to the chemical reaction, and this is called as law of conservation of matter। okay, everybody got it? कोई दिक्कत है यहाँ तक स्टूडेंट्स? किसी को भी कुछ जानना चाहते हैं यहाँ तक? क्या हम आगे बढ़े? ठीक है, अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एक तो हो गया मैटर कंजर्व कर लिया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देख लिया। अब आते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बताता है स्टूडेंट्स? हम देखते हैं कि आपका जो प्रोपोर्शन है वो कांस्टेंट है। किस हिसाब से कांस्टेंट है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसके लिए आते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ये पढ़ने से पहले हम एक साइंटिस्ट के बारे में जान लेते हैं। ये जो हमने अभी पढ़ा था मैटर में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर में, एंटोनी लेवोसियर, इनका जन्म हुआ था 1743 और 94 तक। ठीक है, ये थे फ्रेंच साइंटिस्ट। इनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री करके भी जाना जाता था। ही इज अ फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। सब्सटैंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। इज इट ओमिटेड? आपको ये ओमिटेड है पोर्शन में? नहीं है? ओके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आप अपने ओन पे एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ साइंटिस्ट को आपको जानना है, दैट्स इट। चलो ठीक। तो ये जो है इनका नाम है एंटोनी लेवोसियर और ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे। ठीक है, और इनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री करके जाना जाता था। और इनके जो काम है सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। इसके बाद हम आते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है?
ये भी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन 1794 में फ्रेंच साइंटिस्ट जेएल प्राउस्ट ने दिया था। ओके, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया था? जेएल प्राउस्ट ने दिया था। और लॉ ऑफ मैटर, कंजर्वेशन ऑफ मैटर किसने दिया था स्टूडेंट्स? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, यस, नोबडी, किसी को भी पता नहीं है? अभी तो मैम ने ही पढ़ा था, तो साइंटिस्ट के बारे में भी अभी जस्ट स्टडी किया। यस, एंटोनी, एंटोनी लेवोजियर ने। ओके, अगर एंटोनी नाम नहीं भी याद रखे तो भी ए लेवोजियर भी लिख देना, लेकिन लेवोजियर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। So in 1794, the French scientist J.L. Proust stated the law of constant proportion as, उनके लॉ ने क्या बताया है? Yes, Vishal, very good. The proportion by weight of the constituent element in various samples of the compound is fixed. Okay, दोबारा रिपीट करती हूँ. The proportion by weight of the constituent elements in various samples of the compound is fixed. ये बोलता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, इसका मतलब ये है द प्रोपोर्शन बाय वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, एक सिंगल एलिमेंट को ले लो। ओके, अलग अलग सैंपल में सिंगल एलिमेंट को ले लो, उसका आपको कॉम्पोजिशन फिक्स मिलेगा जब ये कंपाउंड बनेगा। जब आपका एलिमेंट जो है ओके वो कंपाउंड में बदल जाएगा तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो रहेगा वो फिक्स रहेगा, उसका प्रोपोर्शन फिक्स रहेगा। मान लीजिए H2O को पकड़ लीजिए, H2O, तो यहाँ पे कितना है? H2O से क्या मिलता है अगर हम इसे ब्रेक करेंगे? तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, करेक्ट? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के पानी बनता है। नाउ व्हाट इज कंपाउंड? दिस इज कंपाउंड, ये कंपाउंड है और ये है कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स। ओके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के बनते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। जब इन एलिमेंट को मिलाते हैं तो हमको कंपाउंड मिलता है। अब ये 2 है, इस 2 को बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ पे 2 डाल देंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विल गिव यू H2O। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो जब भी हम ये 2 डालते हैं तो ये हमको प्रोपोर्शन बताता है, यानी कि आपके एलिमेंट का प्रोपोर्शन विल बी इक्वल टू कंपाउंड का प्रोपोर्शन। समझ आया सभी को? एवरीबडी अंडरस्टूड स्टूडेंट्स व्हाट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन? ठीक है, तो आपके यहाँ पे ये जो लॉ है ये किसने प्रपोज किया है? ये लॉ जो है वो J.L. प्राउस्ट ने 1794 में प्रपोज किया है। इसके बाद अभी हम यहाँ पे एक और बात देखते हैं। अब ये तो था केमिकल फॉर्मूला, उसके हिसाब से देखा, बट अभी हम लोग वेट के हिसाब से कैसे देखेंगे? ये तो हमने केमिकल फॉर्मूला देख लिया कि उसका प्रोपोर्शन सेम रहता है जब बैलेंस करते हैं। वेट के हिसाब से कैसे देखा जाए? तो ये जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन है बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर इज 1:8। अगर आप जैसे कि 10 लीटर वाटर ले लो, आप पूरा ओशन ले लो, उसका जो प्रोपोर्शन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा 1 और ऑक्सीजन रहेगा 8। ठीक है, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बनाएंगे 9 ग्राम ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये जो है 9 ग्राम ऑफ वाटर आपको मिल जाएगा 1:8। This is by chemical combination of 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen. Likewise, the proportion by which weight of carbon and oxygen in carbon dioxide gas is 3:8. Okay, for example, in 44 gram of carbon dioxide, there is 12 gram of carbon और 32 gram of oxygen. समझा सभी को? Okay, 3:8. तो 3:8 को डिवाइड कर दिया स्टूडेंट्स, तो उससे मिला 12 ग्राम ऑक्सीजन, 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन। ओके, किससे डिवाइड किया 3:8 को? या 3:8 को किससे मल्टीप्लाई किया? 3 × 4, 8 × 4 मिल गया। 3 4 = 12, 8 4 = 32। आ गया सभी को 12 ग्राम और 32 ग्राम ऑक्सीजन कैसे आया? क्यों 4? क्योंकि आपका 44 ग्राम है पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड। समझा सभी को? आपका कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम है। ठीक है, सो दैट द प्रोपोर्शन बाय वेट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इज 3:8। तो रेशियो में कैसे बदल जाएगा ये? 3:8। स्टूडेंट्स, आपने मैथ्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा रहेगा। ठीक है, हम यहाँ पे मैथ्स नहीं करेंगे। क्लियर विथ एवरीबॉडी?
यहाँ पे कोई दिक्कत है किसी को स्टूडेंट्स? क्या हम आगे बढ़े? फर्स्ट टेल मी क्विक क्विक, यस नो यस नो। आयुष ने यस कहा, ठीक है। यस, विशाल ने भी यस कहा, आयुष गोयल जी ने भी यस कहा, ठीक है। चलो, नाउ वी विल गो टू द वेरिफिकेशन ऑफ लॉ। विशाल, आपको ये वाला बॉक्स है या ये भी ओमिटेड है? वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यस विशाल, ओमिटेड है, ठीक है, अच्छी बात है। एटम साइज, मास एंड वैलेंसी, ये तो है ना? बोलना मत पूरा चैप्टर ओमिटेड है। यस विशाल, ये वाला पार्ट है ना, एटम साइज मास एंड। अब मेरे पास वो ओमिटेड वाला टेक्स्ट बुक नहीं है बच्चा, आई गॉट दिस वन। आई आस्क मैम टुडे फॉर टू शेयर ऐसे। पक्का ये ब्लू वाला पार्ट ओमिटेड है स्टूडेंट्स? एनीबडी हैज अपडेटेड वर्जन ऑफ दिस टेक्स्ट बुक? यस, ओके, तो ठीक है, चलते हैं हम एटम पे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने 8th स्टैंडर्ड में एटम के बारे में तो बहुत सारी जानकारी जमा कर ली, ठीक है। एटम के स्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कोई बता सकता है? क्या क्या होते हैं एटम्स के अंदर, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? यस, अरे नो, आई एम नॉट आस्किंग फॉर एग्जाम्पल। मैं आपको पूछ रही हूँ एटम के स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम कौन कौन से कंपोनेंट से बनता है, या कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है एटम के स्ट्रक्चर को पूरा बनाने में? नहीं, आपने मुझे फिर भी एग्जाम्पल दिया आयुष। स्ट्रक्चर को याद करो एटम के, एटम के स्ट्रक्चर में क्या क्या मिलता है, सेंटर में क्या होता है, अराउंड क्या होता है, वो बताओ। स्टूडेंट, सेंटर में और अराउंड क्या होता है? एटम देखा है ना कैसा दिखता है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम याद करो, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था स्टूडेंट्स, आप लोगों ने भूल गए? एग्जैक्टली, यस आयुष, आयुष गोया जी, करेक्ट। आपका ये स्ट्रक्चर है एटम का, ठीक है। इसके सेंटर में आपको और इसके अराउंड आपको रिंग्स मिलेंगे, है ना, सैटर्न जैसे रिंग बने हुए रहेंगे। यस आयुष मेहता, राइट। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ओके। ये रह गया आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ व्हाट? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, करेक्ट। प्रोटॉन्स का चार्ज क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है स्टूडेंट्स? और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज क्या होता है? यस, वेरी गुड आयुष, प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स आर, न्यूट्रॉन्स आर, विशाल, आयुष, न्यूट्रॉन्स आर पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव? न्यूट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिव कैसे? न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रली चार्ज, नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। स्टूडेंट्स, अभी अभी 8th स्टैंडर्ड की है, 2 महीने पहले, ओके। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एवरी एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स वेरी होते हैं, लेकिन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उनका हिसाब किताब थोड़ा बदल जाता है डिपेंडिंग ऑन द सब्सटेंस, या डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट, एलिमेंट के ऊपर उसका हिसाब किताब बदल जाता है। अदरवाइज हर एक एटम के बीच में न्यूक्लियस रहेगा, उसके अराउंड जो रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ओके। इलेक्ट्रॉन्स अराउंड रहेंगे, न्यूक्लियस सेंटर में रहेगा, और न्यूक्लियस विल बी मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स and nucleus will consist of protons and neutrons. Protons are positively charged, neutrons are neutrally charged, and electrons are negatively charged. समझ आया सभी को स्टूडेंट्स? क्लियर विद दिस? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। From which experiment was it discovered that atoms have an internal structure when? What are the two parts of an atom? हमने अभी अभी देखे। What are they made up of?
ठीक है. सो वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट सेंटर ऑफ एन एटम इज अ न्यूक्लियस एंड दैट दे आर मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. हम इसे बोलेंगे रिंग्स को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. और इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते रहते हैं. ठीक है. यहाँ पे इन लोग का एक्सचेंजिंग चलते रहता है. एक का इलेक्ट्रॉन किसी को देने का, किसी से लेने का, वो यहाँ पे चलता है. ठीक है. द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट्री पार्टिकल्स while the elementary particles that make up the nucleus are positively charged. Protons and electrically neutral neutrons. Correct? हमने अभी जस्ट पढ़ा. आपके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं. लुक एट द इमेज ऑफ एन एटम ऑब्टेन्ड इन द फील्ड ऑफ आयन माइक्रोस्कोप. एक आयन माइक्रोस्कोप के जरिए इन्होंने ये देखिए इस तरह से एटम की इमेज बनाई है. ठीक है. ये इमेज कौन से एलिमेंट की है? इरिडियम की है. ठीक है. एवरी स्पॉट इन दिस इमेज इज एन एटम. हर एक स्पॉट एटम है. ये इरिडियम एलिमेंट है, लेकिन इसके हर स्पॉट पे आपको एटम दिखेगा. ये एटम है इरिडियम का, ये एटम है, ये एटम है, छोटे से छोटे, छोटे से छोटे, ये सारे एटम्स है इरिडियम के. ओके. ये सारे मिला के इस तरह से दिखाई देते हैं. So the size of an atom is determined by its radius. कैसे डिटरमाइन होती है? ये रेडियस से, सेंटर से लेके जितनी ये इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगी, जितने ये रिंग बढ़ेंगे, उतना उसका रेडियस बढ़ेगा. ठीक है. The atomic radius of an isolated atom is the distance between the nucleus of the atom and its outermost orbit. Center of the nucleus और बाहरी ऑर्बिट. अगर ये outermost orbit सेकेंड है या और एक ऑर्बिट बाहर प्रेजेंट है, यहां से लेके यहां तक, इसे हम बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड आउटरमोस्ट ऑर्बिट. एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर्स. कैसे मेजर करते हैं हम इसे? नैनोमीटर्स में मेजर करते हैं एटॉमिक रेडियस को. ठीक है. तो यहाँ पे कुछ अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ एटम्स दिए गए हैं इस टेबल में. ठीक है. हाइड्रोजन एटम की साइज है 10⁻⁻10 मीटर्स. उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल की है 10⁻⁹ मीटर्स. हीमोग्लोबिन की है जो आपके खून में होती है, वो होती है 10⁻⁸ मीटर्स. ओके. इतना सभी को समझ में आया स्टूडेंट्स? यहाँ तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट आप पूछना चाहते हो यहाँ तक? नहीं. ठीक है. कैन वी गो टू अनदर पार्ट? ओके. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, एटम्स आर वेरी 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 टाइनी. मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फील्ड आयन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, ये अलग अलग टाइप के माइक्रोस्कोप है. ठीक है. हैव कैपेसिटी टू शो एनलार्ज इमेजेस ऑफ द एटम. जैसे कि हमने अभी ये एक इमेज देखी है, ये भी आपकी आयन माइक्रोस्कोप से ली गई है. ठीक है. तो इन सारी माइक्रोस्कोप की मदद से हम एटम्स को स्टडी कर पाते हैं. द एटॉमिक साइज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स इन द एटम. ठीक है. किस पे डिपेंड होती है? अभी हमने देखा था एटम की साइज जितना इसका सेंटर है और सेंटर के बाहर जितने ऑर्बिट्स है उसके ऊपर डिपेंड होती है. ठीक है. ग्रेटर द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स लार्जर द साइज. जितना ऑर्बिट ज्यादा रहेगा उतना एटम का साइज बढ़ते जाएगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एटम ऑफ पोटेशियम, के इज पोटेशियम, इज बिगर देन एटम ऑफ सोडियम. अगर आप सोडियम और पोटेशियम को कंपेयर करोगे तो पोटेशियम की साइज सोडियम से काफी बड़ी है. Okay, if two atoms have the same outermost orbit, then atom having the large number of electrons in the outermost orbit is smaller than the one having in the fewer electrons in the same outermost orbit. Okay, इसका मतलब क्या है कि आपका मैग्नीशियम is smaller than sodium. ये हमको कैसे वेरीफाई होगा, कैसे पता चलेगा? पी टेबल पे जाओ स्टूडेंट्स. अगर आप पी टेबल पे जाओगे, पीरियोडिक टेबल पे जाओगे स्टूडेंट्स, ptable.com, तो उस पे आपको दिखाई पड़ेगा. ठीक है. यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, कैन यू सी हियर एवरीबडी? आपका पोटेशियम देख लो, ये पोटेशियम है, इसके आउटर देखिए यहाँ पे, और इसको सोडियम को ले लीजिए. सोडियम का आप ऑर्बिट देख पा रहे हो, यहाँ पे 3 ऑर्बिट है सोडियम पे. अगर मैं क्लिक करती हूँ 1, 2 एंड 3 ऑर्बिट. अगर मैं पोटेशियम पे क्लिक करती हूँ 1, 2, 3 एंड 4 ऑर्बिट. यस. तो पोटेशियम का ऑर्बिट सोडियम के ऑर्बिट से बड़ा है. अगर आप नीचे जाओगे रुबिडियम, तो रुबिडियम का ऑर्बिट पोटेशियम और सोडियम से भी बड़ा है. ओके. इसका रेडियस इन दोनों से भी बड़ा है.
और नीचे जाओगे केशियम पे, तो इसका जो रेडियस है रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, इन सभी से बड़ा है। आर यू ऑल गेटिंग स्टूडेंट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इजी टू अंडरस्टैंड रेडियस वाला पार्ट? ओके, जितने ऑर्बिट्स ऐड होंगे स्टूडेंट्स उतना आपका रेडियस बढ़ते जाएगा। ठीक है, चलो अभी आते हैं हम दोबारा टेक्स्ट बुक पे वापस। सो द मास ऑफ एन एटम, अभी हम आएंगे मास पे। मास कैसे डिसाइड होगा एटम का? कोई भी एटम का मास है वो किस तरह से डिसाइड होता है वो देखेंगे। द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस। कहाँ पे उसका मास होता है? न्यूक्लियस के बीच में जमा हुआ रहता है। एंड इट इज ड्यू टू द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट। किसकी वजह से है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का स्टूडेंट्स नेग्लिजिबल मास है, इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है ना के बराबर है। तो कोई भी एटम का मास हम न्यूक्लियस से लेते हैं, उसके हार्ट से लेते हैं, ठीक है, जो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बना हुआ रहता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स इन द एटॉमिक न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास। समझ में आ गया? एटॉमिक मास नंबर किसे बोलते हैं हम? एटॉमिक मास अलग है स्टूडेंट्स और एटॉमिक मास नंबर अलग है। ठीक है, तो जब भी हम एटॉमिक मास नंबर की बात करते हैं, एटॉमिक मास नंबर, नंबर मतलब प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर। सो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर टुगेदर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि इनकी पोजीशन न्यूक्लियस में होती है, इसलिए हम उसे बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। ओके, इनकी जगह कहाँ होती है? न्यूक्लियस में होती है, तो इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। किसे न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को। स्टूडेंट समझ में आ रहा है आपको? एम आई गोइंग टू फास्ट? क्या मैं फास्ट जा रही हूँ? नो ना? ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स अब तक जितना हमने किया? ठीक है, अभी हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। एटम इज वेरी वेरी टाइनी, देन हाउ डू वी डिटरमाइन इट्स मास? अब ये तो सवाल मतलब लाजमी है कि एटम तो बहुत ही छोटा है, तो भाई मेजर कैसे करें ना, उसको कैसे नापे? तो साइंटिस्ट टू स्ट्रगल्ड विद दिस क्वेश्चन। It was not possible for scientists till 19th century to measure atomic mass accurately. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मास ऑफ एन एटम बना दिया। अब ऐसा कोई है ही नहीं हमारे पास मेजरमेंट कि हम उसको डालें एटम्स को और मेजर करें। एक तो बहुत ही टाइनी है, वो खुद ही दिखता है माइक्रोस्कोप से, तो हम बनाए कैसे उसके लिए? तो तभी आया कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मास ऑफ एटम। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मास ऑफ एटम है वो क्या बोलता है? अ रेफरेंस एटम वाज रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्रेसिंग दिस रिलेटिव मास ऑफ एन एटम। ओके, तो इसको रेफरेंस एटम के जरिए हमने लिया। अब रेफरेंस एटम के जरिए क्या लिया हमने? रिलेटिव मास ऑफ एन एटम, ये हमने डिस्कवर किया। अभी हमको रेफरेंस के लिए कुछ तो चाहिए ना, किसको रेफरेंस बनाए, किसको हम कांस्टेंट रखे? तो साइंटिस्ट लोगों ने एक एटम को लेके उसको कांस्टेंट रख दिया। चलो इसके साथ कंपेयर करते हैं। रेफरेंस क्यों? कंपैरिजन करने के लिए। द हाइड्रोजन एटम बीइंग द लाइटेस्ट वाज इनिशियली चोजन एज अ रेफरेंस। सबसे पहले कौन सा चूज किया? हाइड्रोजन एटम, क्योंकि एक तो वो हल्का पुल्का है, तो उसको चलो रेफरेंस करके ले लिया हमने। The relative mass of hydrogen atom, which has only one proton in its nucleus, was accepted as 1. Okay, जिसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है, तो उसका मास हमने 1 करके ये कर दिया। Therefore, the magnitude of relative atomic mass of various atom became equal to their atomic masses. Okay, फिर बाद में इस हाइड्रोजन को बाकी सारे एटम्स के साथ कंपेयर किया जिनका मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, ओके, जिसका हमको वजन पता चला इज इक्वल टू द एटॉमिक मास नंबर। मतलब बाकी सारे जो थे, ओके, बाकी सारे जो एटम्स थे उनके भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दिया गया, और इनको ऐड करने के बाद हाइड्रोजन के साथ कंपेयर कर दिया गया। यहां तक समझ में आ रहा है सभी को क्या हुआ? यस, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? Students, I'm not getting reply. Okay, no problem. ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। उसके बाद let us see how to express relative mass of nitrogen atom.
हाइड्रोजन तो देख लिया, अब नाइट्रोजन एटम के रिलेटिव मास को कैसे एक्सप्रेस किया जाए. हैविंग एक्सेप्टेड द रिलेटिव मास ऑफ हाइड्रोजन एटम एज 1, क्योंकि उसकी वैलेंसी 1 है तो उसका एटॉमिक जो मास था प्रोटॉन के हिसाब से उसका 1 बना दिया. अब मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम इज 14. ओके, कैसे देखेंगे हम जाएंगे पी टेबल पे. नाइट्रोजन कहाँ है इधर, ये रहा नाइट्रोजन, इसका मास आपको दिखाई दे रहा है 14 है. ओके, चलो आते हैं. So the mass of one nitrogen atom is 14 times of that of hydrogen atom. अगर हम दोनों को कंपेयर करें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंपेयर करें, इसका है मास 1 और इसका है मास नाइट्रोजन का 14. इसका मतलब क्या है, ये 14 टाइम्स हाइड्रोजन से हेवियर है. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ये 14 बार हाइड्रोजन से बड़ा है. Therefore, the relative mass of nitrogen atom is 14. This is how relative atomic masses of various elements were determined. इस तरह से अलग अलग एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को डिटरमाइन किया गया. हर एक एटॉमिक मासेस को हाइड्रोजन के साथ कंपेयर किया गया. ओके, इसलिए ये कंपैरेटिव मासेस है, इसलिए हम इसे बोलते हैं रिलेटिव. रिलेटिव मतलब इसको रिलेट किया गया एटॉमिक मासेस. ठीक है. On this scale, the relative atomic masses of many elements came out to be fractional. किसी किसी को masses जो थे वो fractional थे. Okay? कैसे fractional थे? जैसे कि किसी के decimal point में आ गए. उसके बाद किसी किसी के masses अगर आप यहाँ पे देख रहे हो students, एल्यूमिनियम यहाँ पे आप देख रहे हो decimal point में आए, किसी के whole numbers में आए. ठीक है, तो हर एक का हाइड्रोजन की तरह 1 नहीं आया, किसी के decimal point में भी आए masses. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स हमने क्या किया अभी यहाँ पे? इजी टू अंडरस्टैंड? ठीक है. यस यस, ओके, ठीक है. क्या हम आगे बढ़े स्टूडेंट्स फ्रैक्शनल के आगे? जी. Therefore, in the course of time, different atoms were chosen as a reference. अभी क्या हुआ, हाइड्रोजन को इनिशियली लिया. अब स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल में ना अलग अलग एटम्स ऐड होते गए, अलग अलग एलिमेंट्स ऐड होते गए, तो भी हर बार हाइड्रोजन को लेना पॉसिबल नहीं था. क्राइटेरिया चेंज होते गया, तो हर बार उन्होंने क्या किया, अलग अलग कोर्स ऑफ टाइम में डिफरेंट एटम को चूज करते गए रेफरेंस एटम के जरिए. फाइनली 1961 क्या चूज किया इन्होंने? कार्बन एटम वाज सिलेक्टेड एज ए रेफरेंस एटम. ओके, 1961 में उन्होंने कार्बन एटम को रेफरेंस एटम बनाया. इन दिस स्केल द रिलेटिव मास ऑफ कार्बन एटम वाज एक्सेप्टेड एज 12. ओके, तो इसके रिलेटिव मास को 12 बना दिया गया. द रिलेटिव मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम कंपेयर टू दैट ऑफ कार्बन एटम बिकम्स 12 into 1/12. ओके, अगर हम हाइड्रोजन को और कार्बन को कंपेयर करें तो हाइड्रोजन एटम जो है वो 12 बार छोटा है. राइट, हाइड्रोजन 1 है, कार्बन है 12. इसका मतलब ये है कार्बन 12 बार हाइड्रोजन से बड़ा है और हाइड्रोजन 12 बार कार्बन से छोटा है. तो उसको 12 मतलब कार्बन मल्टीप्लाई बाय 1/12. 1/12 क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन का रेशो है. ठीक है, 12 और 12 यहाँ पे कैंसिल हो गया, बचा 1, तो इसको 1 लिया गया. द मास ऑफ 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन ऑन द स्केल ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास इज अप्रोक्सीमेटली 1 फॉर कार्बन. समझ में आया स्टूडेंट्स? रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? इन्होंने कंपैरिजन स्टार्ट किया. ठीक है, अगर अलग अलग एलिमेंट्स को यहाँ पे देखोगे अगर आप रिलेटिव मास पे, द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट्स इन द चार्ट आर गिवन बिलो. ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हो हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन का अभी तक एटॉमिक मास मिला नहीं है ठीक से. उसके बाद हीलियम का 4 है, लिथियम का 7 है, बेरिलियम का 9 है, बोरॉन का 11 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है. ओके, ऑक्सीजन का अभी तक मिला नहीं है एटॉमिक मास. फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम का नहीं मिला है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम 28. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम पीरियोडिक टेबल में देख रहे हैं ये इनका मास है, रिलेटिव मास नहीं है, ये इनका एटॉमिक मास है ये वाला. यहाँ पे हम रिलेटिव एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, कंपैरिजन की बात कर रहे हैं. ओके, सो टुडे नाउ ये तो थी बात स्टूडेंट्स कभी की थी, 1961 तक की थी. ठीक है, इसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, काफी सारे चेंजेस आ गए.
Today we have highly accurate methods for measuring the mass of atom directly. तभी रिलेटिविटी से मेजर करते थे, अभी हम डायरेक्टली मेजर करते हैं. सो इंस्टेड ऑफ रिलेटिव मास वी टेक यूनिफाइड मास. ठीक है, अभी हम कंपैरिजन नहीं करते हैं, अब हम ओवरऑल मास लेते हैं. ठीक है, इट हैज बीन एक्सेप्टेड एज अ यूनिट एटॉमिक मास एंड दिस इज कॉल्ड एज अ डेल्टन. डेल्टन जी ने हमें ये थ्योरी दी है जिससे हम यू के हिसाब से, यू इज नथिंग बट द सिंबल फॉर डेल्टन. डेल्टन का सिंबल किसके लिए होता है? इट इज ऑलवेज फॉर एटम्स. ओके, एटम्स को मेजर करने के लिए हम डेल्टन यूज करते हैं जो कि यू से डिनोट होता है. इसका मतलब क्या है? 1 डेल्टन इज इक्वल टू 1.66053904 इंटू 10⁻⁻27 kgs. अभी हम किसी भी चीज को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे स्टूडेंट्स, उसका मास आपको मिल जाएगा. यहाँ पे जैसे खाली कॉलम है, ये अभी खाली नहीं रहेगा. ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एल्यूमिनियम का मास, ये अभी खाली नहीं है, ये हमने डेल्टन के फॉर्मूला से फिलअप कर दिया है. स्टूडेंट्स, आप सभी को समझ में आ रहा है यहाँ तक? इजी टू अंडरस्टैंड? आई थिंक आई एम मेकिंग इट वेरी सिंपल एंड इजी. किसी को कोई दिक्कत हो रही है? ओके, चलो ठीक है. कैन वी गो टू another concept for today? We still have 15 minutes. ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे. हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट है केमिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट. अब ये केमिकल सिंबल्स जो है हमने कैसे डिसाइड किए? ओमिटेड है ये भी. ओ गॉड, ठीक है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं ना स्टूडेंट्स, आपको 11th में काम आएगा. जस्ट एक बार रीड कर लेते हैं, सिंपल रीडिंग कर लेते हैं. डेल्टन यूज सर्टेन साइंस टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल ऐसा वाला और ऐसा वाला. ओके, हाइड्रोजन के लिए ये और कॉपर के लिए ये वाले. टुडे वी यूज सिंबल्स डिटरमाइंड बाय IUPAC. अभी हम लोग ये सब यूज नहीं करते हैं, अभी हम सिंबल्स यूज करते हैं जो IUPAC ने दिए. IUPAC के सिंबल्स आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे, ये सारे के सारे. ठीक है, तो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अभी यूज करते हैं. तो देयर आर ऑफिशियल नेम्स एंड सिंबल्स यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. द करंट मेथड ऑफ चूजिंग केमिकल सिंबल इज बेस्ड ऑन मेथड इन्वेंटेड बाय Berzelius. According to this method, the symbol of an element is either the first letter or the first or second alphabet together. Okay? अगर आप यहाँ पे देख रहे हो हाइड्रोजन का सिंबल H है, इसका फर्स्ट लेटर है. अगर आप लिथियम को देखोगे फर्स्ट और सेकेंड लेटर को मिला के है स्टूडेंट्स. ओके, तो ये बर्जेलियस ने ये कॉन्सेप्ट इन्वेंट किया था. किसने किया था स्टूडेंट्स? आपको ध्यान में रखना है, बर्जेलियस. ओके, कि हम ये सारी चीजें यूज नहीं करेंगे, हम अल्फाबेट्स को यूज करेंगे टू मेक इट मोर इजियर एंड मोर कंफर्टेबल टू अंडरस्टैंड. ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. ठीक है, यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स ये है विशाल, ये भी ओमिटेड है. थैंक यू विशाल, इज सेविंग माय एनर्जी टुडे. तो यहाँ पे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ. ठीक है, इनका इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस होता है, जिसका मतलब है ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट में होते हैं. ओके, मोनोएटॉमिक मतलब सिंगल एटम से बने हुए रहते हैं, अकेले. ठीक है, sometimes two or more atoms also combine to form molecules of that particular element. ओके, इसे हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक. जो सिंगल एटम से बने हैं वो मोनोएटॉमिक, जो दो से ज्यादा एटम से बने हैं वो पॉलीएटॉमिक. ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन लीजिए, जिसमें O2 है, नाइट्रोजन N2 है, पर हाइड्रोजन विल बी योर मोनोएटॉमिक. ठीक है, उसके बाद when atoms of different elements combine with each other of the molecules, the compounds are formed. ये तो हम सभी को पता है. ठीक है, तो मोनोएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को स्टूडेंट्स? मोनोएटॉमिक मतलब एक ही एटम, पॉलीएटॉमिक मतलब दो से ज्यादा एटम, एक से ज्यादा एटम. आते हैं हम मॉलिक्यूलर मास एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मोल. है विशाल? है? ओके, थैंक यू. कुछ तो है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करने होंगे, यहाँ पे आपको इससे जुड़े हुए वर्ड प्रॉब्लम भी आएंगे एग्जाम में. ठीक है, इससे आपको जुड़े हुए वर्ड प्रॉब्लम भी मिलेंगे. तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे आते हैं मॉलिक्यूलर मास पे.
The molecular mass of a substance is a sum of atomic masses of all the atoms. Okay, molecular mass क्या होता है? It is a mass of a substance, sum of atomic masses of all the atoms in a single molecule of that substance. Okay, इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने सारे एटम्स फिट है? इतने 4 है, 5 है, 6 है. इन सारी 6 को ऐड करके जो हमको मास मिलेगा हम उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास. लाइक एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन डेल्टन यूनिट, क्योंकि इसके अंदर भी एटम जुड़े हुए हैं तो इसको भी हम डेल्टन से मेजर करेंगे. ठीक है, कैसे मेजर किया जाए स्टूडेंट्स? मॉलिक्यूल को, पानी का मॉलिक्यूल ले लीजिए, हाइड्रोजन, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल ले लीजिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? इसको मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे. किसमें ब्रेक करेंगे? इनके एलिमेंट्स में ब्रेक करेंगे. हमने हाइड्रोजन को नोट डाउन कर लिया, ऑक्सीजन को नोट डाउन कर लिया. ठीक है, अब इसके एटॉमिक मास पे जाएंगे. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है. कहां से मिला स्टूडेंट्स? हमको टेबल से मिला. यहाँ पे आप देख रहे हो 15.99 इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 16. ओके, बहुत ही 16 से नजदीक है तो हमने इसको 16 ले लिया, राउंड फिगर. ठीक है, हाइड्रोजन 1 एंड ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16. आपको हर बार पी टेबल पे नहीं जाना स्टूडेंट्स. कुछ कॉमन एलिमेंट्स है, उसके मॉलिक्यूलर मासेस आपको थोड़े ध्यान रखने हैं. समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? यस, जो कुछ कॉमन एलिमेंट्स है उनके मॉलिक्यूलर मासेस आपको ध्यान रखना है. हर बार आपको पी टेबल नहीं मिलेगा, ये तो हमारे रेफरेंस के लिए. ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स कितने हैं? हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल, पानी के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है तो हमने 2 लिखा. ऑक्सीजन के सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है. ठीक है, तो हमारा ये जो 2 है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे आ गया, और ऑक्सीजन के यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 यहाँ पे आ गया. अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे. 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए और 16 और 1 को मल्टीप्लाई कर लीजिए. ठीक है, थर्ड बॉक्स में 1 2 3 4, फिफ्थ बॉक्स में हम एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमको मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या मिला? हाइड्रोजन की कॉन्स्टिट्यूएंट का मास क्या मिला हमको? 2 मिला, और ऑक्सीजन की कॉन्स्टिट्यूएंट का मास 16 मिला. ओके, यहां तक सभी को क्लियर है स्टूडेंट्स? सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको, आई विल रिपीट अगेन फॉर दिस, बहुत ही इजी प्रोसीजर है स्टूडेंट्स, सिर्फ आपको ध्यान रखना है क्या क्या बनाना है. ठीक है, आपको मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट सभी को पता चल गया क्या है? ये क्लियर है सभी को? फिर आते हैं टेबल पे. टेबल पे सबसे पहले आपको मॉलिक्यूल को नोट डाउन करना है. सपोज हमने पानी का मॉलिक्यूल लिया, हमने मॉलिक्यूल को नोट डाउन किया. ठीक है, ये मॉलिक्यूल किस चीजों से बना है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हम लिखेंगे. इसमें है हाइड्रोजन, हमने हाइड्रोजन लिख दिया यहाँ पे, और ऑक्सीजन, हमने ऑक्सीजन लिख दिया यहाँ पे. कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के बाद बारी आती है इनके मास की. हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 है. ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 है. मास के बाद अभी क्या बारी आती है? मास हो गया, अब नंबर की बारी आती है. इनके मास में, हाइड्रोजन के मास में कितने नंबर है एटम्स के? तो हाइड्रोजन मतलब ये पानी के, इसमें कितने नंबर्स है? तो हाइड्रोजन के 2 नंबर है और ऑक्सीजन का 1 नंबर है. ठीक है, ये चौथा टेबल हो गया स्टूडेंट्स हमारा. अब 5वें टेबल पे आते हैं. 5वें टेबल में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, 1 into 2 16 into 1, और इसकी जो टोटल रहेगी वो रहेगी आपके 6th कॉलम में. ठीक है, तो यहाँ पे आपके 5th कॉलम में रहेगा एटॉमिक मास इंटू नंबर ऑफ एटम्स, और 6th कॉलम में रहेगा मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये भी डेल्टन में रहेगा. ये होने के बाद स्टूडेंट्स आपको एक यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है. फॉर्मूला क्या बोलता है? मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला बोलता है सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटॉमिक मासेस, मतलब ये वाला. ठीक है, ऑफ इज इक्वल्स टू सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटॉमिक मासेस. ओके, कैसे सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटॉमिक मासेस? का मतलब ये है ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है इनका एडिशन. ओके, तो इस एडिशन में क्या होगा स्टूडेंट्स? मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O लेंगे हम. ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का मास लेंगे, इसका मतलब H2O. ठीक है, अब इसको हम आगे क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इसको हम
फाइंड आउट कर सकते हैं इसका मास। कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास हाइड्रोजन की वैल्यू है 2, ऑक्सीजन की वैल्यू है 16, तो हम हाइड्रोजन की वैल्यू 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2। ये 2 कहां से आया स्टूडेंट्स? ये वाला 2 आया, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन की वैल्यू है 16, 16 इंटू 1, 1 कहां से आया? ऑक्सीजन के सामने कोई नहीं है, इसका मतलब 1 है। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है, 2 इंटू 2 बिकम्स 4, प्लस 16 इंटू 1 बिकम्स 16, 4 एंड 16 विल बिकम इज इक्वल्स टू 20। ये ऐसे क्यों दिया है 18? ये नहीं देना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास, सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटॉमिक मासेस। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, हाँ H2O, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? सॉरी 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 स्टूडेंट, सॉरी, जस्ट आई एम सो सॉरी। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी एटॉमिक मास लेंगे, ठीक है, जो कि 1 है। हमने 1 इंटू 2 ले लिया। और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 इंटू 1 ले लिया। ओके, मतलब 2, ये हाइड्रोजन का 2 यहाँ पे आ गया और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यहाँ पे आ गया। वैसे ही ऑक्सीजन का 1 यहाँ पे आ गया, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यहाँ पे आ गया। तो हमें जो आंसर मिला है वो मिला है 18। एवरीबडी इज गेटिंग? सॉरी फॉर दिस। अंडरस्टूड एवरीबडी? सो दिस विल बी 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। हमारे और मॉलिक्यूलर मास जो मिल गया है वो 18 मिला है। एवरीबडी अंडरस्टूड? इजी टू अंडरस्टैंड? ओके ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। क्या टाइम है? वी स्टिल हैव 3 मिनट्स मोर, राइट? ठीक है, हम एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, बहुत ही इजी वाला कॉन्सेप्ट है ये स्टूडेंट्स, सिर्फ आपको चीजें कुछ ध्यान रखनी है अच्छे से। चलो, following atomic masses of few elements in Dalton and molecular formula of the sum of the compounds are given here. Deduce the molecular masses of those compounds. ठीक है, यहाँ पे हमको हाइड्रोजन का दिया है 1, ऑक्सीजन का दिया है 16, नाइट्रोजन का दिया है 14, ये सारे दिए हैं एलिमेंट्स के मासेस। स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम में भी ऐसे मिलेगा, ठीक है, अगर आप याद नहीं रखोगे तो चलेगा, आपको एग्जाम में मिलेगा। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका NaCl का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब स्टूडेंट्स आप क्या करोगे? यहाँ पे स्टूडेंट्स हम हाइड्रोजन की जगह पे हम यहाँ पे NaCl को डालते हैं, ठीक है, हम कंपाउंड लिख लेते हैं NaCl। ओके, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हाइड्रोजन की जगह पे हमारा क्या रहेगा? सोडियम रहेगा। ओके, और ऑक्सीजन की जगह पे हमारा क्लोराइड रहेगा या क्लोरीन रहेगा, क्लोरीन, RINE। सोडियम का बताइए, हमारे पास वैल्यू कितना है नीचे? Na 23। क्लोरीन का वैल्यू कितना है? 35.5, करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले इनके एलिमेंट्स लिख दिए। Na के सामने कुछ नहीं है मतलब 1, Cl के सामने कुछ नहीं है मतलब 1। तो मैंने यहाँ पे इसके एटॉमिक मासेस लिख दिए, ठीक है। एटॉमिक मासेस यहाँ पे क्या आएगा? 23 और 35.5, करेक्ट। फिर हमने इसी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है वो लिख दिया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। सो 23 इंटू 1 विल बिकम 23, ठीक है, और 35.5 इंटू 1 विल बिकम 35.5, करेक्ट। ये हमको सोडियम और क्लोरीन का मिल गया। अब स्टूडेंट्स हम इसको इस फॉर्मूला के अंदर डालेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस का सम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर मास लेंगे सबसे पहले। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो इसकी जगह पे एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। कितना हुआ स्टूडेंट्स एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन? 23 प्लस 35.5 कितना होता है स्टूडेंट्स? इज इक्वल टू, ये वाला लेंगे 23 और 35.5 कितना होता है? टोटल करो जल्दी जल्दी। यस स्टूडेंट्स, 58। हाँ, पॉइंट में नहीं आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा।
बनेगा 58.5, करेक्ट? यस। तो ये हमें इसका मिला। लाइकवाइज आपको सबके लिए करना है, ये स्टूडेंट्स आपका होमवर्क है। ओके, shall we stop here students for today? Okay, yes students, you may leave the classroom. Thank you everybody, see you in the next session. Bye. You too, nice evening.